चलिए, अब इस कथा में हमें जानना है अजंत नपुंसकलिंग शब्दों को ही। ठीक है, पुष्पम पुष्पम विचिन्वित। ठीक है, वि उपसर्ग पूर्वक चिन्ह धातु है चुनने अर्थ में, कि अच्छे प्रकार से पुष्प पुष्प को चुनिए, है ना, को चयन करके लाइए। उद्यानम नाम तद यत् उद्यानम नाम तत् यत्र वृक्षाः लताश्च विशिष्टयोजनया रोपिताः वर्धिताः च सन्ति। उद्यान की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ कि व्हाट इज उद्यानम। तो कह रहे हैं कि उद्यान वह जगह है जहाँ पर आपको वृक्ष लता और जो वृक्ष और लताएं हैं वह विशिष्ट योजना के द्वारा लगाए जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं। यानी क्रमशः एक लाइन में पेड़ लगे हैं, फिर उनको रोपा जाएगा, उनमें जल दिया जाएगा, सिंचन किया जाएगा, उनका वर्धन किया जाएगा। ठीक, संस्कृत भाषायाम उद्यानम इत्यस्य कृते उपवनम इति शब्दः अपि प्रसिद्धः अस्ति। संस्कृत भाषा में जो उद्यान शब्द है इसके लिए उपवन इस शब्द को भी ग्रहण किया जाता है, प्रसिद्ध है। उपवनम मतलब वनस्य समीपम, जो वन के समीप है उसको कहेंगे उपवनम। अब यही भाव समास हो गया ना इसमें। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व पश्चात यथानुपूर्व योग पद सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेशु। इस सूत्र से हुआ है। ये सूत्र इसलिए बोला है ताकि हमारा भी रिवीजन हो जाए, है ना, पुनरावृत्ति हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। पुष्पोद्यानम फलोद्यानम इति च मुख्यतया द्विविधम उद्यानम भवति। देखिए, उद्यान के दो प्रकार बताए यहाँ पर, कि एक उद्यान जहाँ पुष्प उगते हैं उसको कहेंगे पुष्पोद्यान, जहाँ पुष्प के ही केवल पेड़ लगे हैं, पुष्प का ही उद्यान हो। और एक जहाँ केवल फल ही फल होते हों, फल के ही वृक्ष लगे हों, वहाँ फलोद्यान हो गया। ये दो प्रकार के उद्यान हो गए। कानिचन उद्यानानि एतादृशानि अपि भवन्ति यत्र पुष्पवृक्षाः फलवृक्षाश्चेति उभयविधाः वृक्षाः भवन्ति। कहीं कहीं पर उद्यान ऐसे भी देखने में आते हैं, ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पुष्प वृक्ष भी होते हैं और फल वृक्ष भी होते हैं। उभय विधाः वृक्षाः भवन्ति। उभय मतलब दोनों प्रकार के, विधा मतलब प्रकार, वृक्ष मतलब पेड़, भवन्ति मतलब होते हैं। ठीक है, अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे एकं तादृशम् उद्यानं वर्तते। अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के, प्रांगणे मतलब क्षेत्रे, क्या कहेंगे उसको, ग्राउंड। एकम तादृशम, एकम मतलब एक, तादृशम मतलब वैसा, कैसा। तो जैसा पहले बताया कि यहाँ पुष्प वृक्ष भी हो और फल वृक्ष भी हो, तादृश ऐसा उद्यान वर्तते मतलब है। यत्र जहाँ पर फल वृक्षेषु, फल वृक्ष में पक्व फलानि यानी पके हुए फल, और पुष्प वृक्षेषु पुष्प वृक्षों में सुंदराणि पुष्पाणि च शोभन्ते, सुंदर पुष्प शोभित होते हैं। ठीक है, यह हमारे विद्यालय के प्रांगण में, ग्राउंड में एक ऐसा उद्यान है जहाँ पर फल वृक्षों में पके हुए फल लगे हैं और पुष्प वृक्षों में सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, आकर्षक, मनमोहक, है ना, शोभित हो रहे हैं। पक्षिणः वृक्षे उपविश्य फलानि खादन्ति। पक्षिणः मतलब बहुत सारे पक्षी, वृक्षों पर बैठकर, उपविश्य मतलब बैठकर, फलानि खादन्ति फलों को खाते हैं। कदाचित मर्कटाः अपि आगत्य एषु वृक्षेषु उपविशन्ति। कभी कभी जो मरकट है मतलब बंदर, मरकट मतलब बंदर, अपि मतलब भी, आगत्य मतलब आकर के, येषु वृक्षेषु मतलब इन वृक्षों पर, उपविशन्ति मतलब बैठते हैं। तो वे क्या करते हैं, तो कहा ते फलानि खादन्ति पत्राणि पुष्पाणि च त्रोटयन्ति। बंदरों का काम ही है धूम मचाना, तो वे फल तो खाते हैं पर पत्र और जो पुष्प हैं उनको तोड़ गड़ोड़ कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। विद्यालयस्य परिचारकाः रक्षकाश्च अधः पतितानि फलानि गृहं नयन्ति। विद्यालय के जो परिचारक हैं मतलब जो वहाँ पर सेवक हैं अथवा वहाँ काम करते हैं उनको कहेंगे परिचारक।
आसपास काम करने वाले, घूमने वाले। रक्षकाश्च, जो रक्षक लोग हैं अर्थात गार्ड वगैरह हैं, वे लोग अधः मतलब नीचे, पतितानि मतलब गिरे हुए, फलानि मतलब फल, और गृहम मतलब घर को, नयंती मतलब ले जाते हैं, यानी नीचे हुए घर जो फल हैं उनको घर ले जाते हैं। मह्यम आम्रम आमलकम चेति द्वे फले, कमलम पाटलम चेति द्वे पुष्पे चा अतीव रोचेते। मह्यम मतलब मेरे लिए, रुच धातु के योग में चतुर्थी ही होती है, इसलिए मह्यम शब्द ग्रहण किया गया। मह्यम अर्थात मेरे लिए, आम्रम मतलब आम, आमलकम मतलब आंवला, चेति मतलब इस प्रकार से दो, द्वे फले केवल दो प्रकार के फल, और कमल और पाटल, कमल मतलब क्या होता है, कमल ही होता है, और पाटल मतलब गुलाब। तो इस प्रकार से दो इनको पुष्प अत्यंत ही पसंद है, रोचेते मतलब पसंद है। अतएव इसलिए अवसरे प्राप्त हम ते एव फले ते एव पुष्पे च उद्यानम चिनोमि। इसीलिए अवसर होने पर, अवसर जब प्राप्त हो जाए, प्राप्त है मतलब होने पर, अहम मतलब मैं, ते मतलब वे दोनों, एव फले वे दोनों ही फल, कौन दोनों फल, तो आम्रम और आम्लकम, आम्र और आम्लक जो हैं उन दो फलों को, और फले ते एव फले ते एव पुष्पे वे दोनों ही पुष्प, कौन दोनों पुष्प, तो एक हमारा हो गया कमल, दूसरा पाटल, इन दोनों को ही उद्यानात उद्यान से, चिनोमि मतलब चिन्हता हूं। परंतु किंतु जो रक्षका माम तस्मात् आचरणात् निवारयन्ति। अब जो रक्षक लोग हैं वो मुझको उस कार्य से निवारित कर देते हैं, हटा देते हैं कि भाई फूल पत्ती मत तोड़ो, वो फल मत तोड़ो, ऐसा निवारण कर देते हैं, भगा देते हैं वहां से, उस आचरण के कारण। ठीक है, तस्मात् आचरणात्। समझ रहे हैं विद्वानों? ठीक, आगे चलते हैं। एतस्य उद्यानस्य दक्षिणतः एकः तडागः वर्तते। इस उद्यान के दक्षिण की ओर, एतस्य मतलब इसके, उद्यानस्य मतलब उद्यान के, इस उद्यान के दक्षिणतः मतलब दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण की तरफ, एकः तडागः वर्तते, एक जो तडाग है, तडाग मतलब तालाब, छोटा सा तालाब जिसको होगा वो उसको कहेंगे तडाग, ज्यादा बड़े तालाब होगा तो उसको बापी इत्यादि नाम से कहेंगे, है ना। तस्य तडागस्य बारी अतीव निर्मलम वर्तते। उस तडाग का, उस तालाब का जो बारी है मतलब जल है, वह अतीव निर्मल है, सलिल है और सुंदर है, मतलब उसमें ज्यादा प्रदूषण नहीं है। शशाः चिक्रोडाः पक्षिणः च तडागात् बारी पीत्वा संतोषम अनुभवन्ति। शश मतलब क्या होता है, कोई जानता है शश? शश मतलब होता है खरगोश, खरगोश। शशांक सुना, शशांक शब्द? वो शशांक शब्द इसी से बना है कि शश मतलब होता है खरगोश, अंक मतलब होता है चिन्ह, तो जिसमें खरगोश का चिन्ह है वह होता है शशांक मतलब चंद्रमा। ऐसा हमारी एक भारतीय परंपरा का मानना है कि चंद्रमा में खरगोश की आकृति देखी जाती है, तो उसके अंदर आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक दिखेगा। कभी पूर्णिमा का चंद्रमा हो, देखने का अवसर मिले तो देखिएगा, थोड़े ध्यान से, लगता है कि खरगोश की तरह आकृति है, इसलिए उसको शशांक भी कहा जाता है। ठीक है। चिक्रोड मतलब होता है गिलहरी। देखिए अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द बताए हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। चिक्रोड मतलब क्या होता है, गिलहरी। पक्षिणः मतलब पक्षी, बहुत सारे। तडागात मतलब तडाग से, उस तालाब से। बारी मतलब जल को। पीत्वा मतलब पीकर। संतोषम मतलब संतोष। अनुभवंती मतलब अनुभव करते हैं। ठीक है। वृक्षेषु मतलब वृक्षों पर। मधुमक्षिकाः मतलब जो मधुमक्खियां हैं वह मधुछत्राणि निर्मान्ति, मधुछत्र का निर्माण करती हैं, शहद के छत्तों का निर्माण करती हैं। अब तेषु मधुछत्रेषु, तेषु मतलब उन सब मधुछत्रों में, मधुमक्खी के छत्रों में, छत्तों में प्रचुरम मधु वर्तते, प्रचुर मात्रा में
मधु है, शहद है। उद्यानस्य रक्षकाः तेभ्यः मधु संगृह्य छात्रेभ्यः यच्छन्ति तथा स्वगृहमपि नयन्ति। उद्यान के जो रक्षक हैं, गार्ड वगैरह हैं, वह उस मधु को संगृह मतलब एकत्रित करके छात्रेभ्यः यच्छन्ति, छात्रों के लिए दे देते हैं, तथा और स्वगृहमपि नयन्ति, अपने घर भी ले जाते हैं। देखिए यहाँ भी छात्रेभ्य जो शब्द है, इस शब्द में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये भी दो जगह बन जाता है, एक चतुर्थी बहुवचन में और एक पंचमी बहुवचन में। तो यहाँ कौन सा बहुवचन होगा? आप देखिए, इसके लिए भी थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। यच्छ धातु जो है वो देने अर्थ में है। यच्छ है, दा है इत्यादि जो धातुएं हैं वो देने अर्थ में होती हैं, और जहाँ देने की क्रिया हो रही है वहाँ चतुर्थी अवश्य ही टपक जाती है। नियम है वही चतुर्थी का कि ये दा और यच्छ का जहाँ प्रयोग हो वहाँ हमें बुला लो, रुच का प्रयोग हो वहाँ हमें बुला लो, और नहीं बुलाओगे तो वो खुद आ जाती हैं। तो इसलिए छात्रेभ्यः इस पद में चतुर्थी बहुवचन है, यानी छात्रों के लिए यच्छन्ति मतलब देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? मधु देते हैं, शहद देते हैं, और स्वगृहमपि नयन्ति, अपने घर भी ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? रक्षक लोग ले जाते हैं, जो उद्यान के रक्षक हैं वह। अस्मिन् उपवने बहुविधाः वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् मतलब इस उपवन में, मतलब उपवन में, बगीचे में, उद्यान में, बहुविधाः वृक्षाः सन्ति, अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं। तेषु वृक्षेषु शुष्कानि दारूणि ईंधन योग्यानि भवन्ति। इन वृक्षों पर शुष्क मतलब सूख गई है, दारू मतलब लकड़ी, ईंधन योग्यानि जो ईंधन के योग्य हैं, जलाने के योग्य हैं, हो जाती हैं। समीपस्थ ग्रामेभ्यः, समीप के जो ग्राम के लोग हैं वह श्रमिक महिला, श्रमिक महिलाएं जो मजदूरी इत्यादि करती हैं, ऐसी महिलाएं, आगत्य मतलब आकर, अस्मात् उपवनात् इस उपवन से, दारूणि मतलब लकड़ियों को, संगृह्णन्ति संग्रहित करती हैं, संग्रहित करती हैं। परंतु विद्यालयस्य परिचारकाः, परंतु जो विद्यालय के परिचारक हैं, है ना, देख रेख करने वाले, तदर्थम उसके लिए ताभ्या उन सब पर कुपित होते हैं। कुप के योग में भी पंचमी हो जाती है, तो उन सब पर कुपित हो जाते हैं। ठीक है, उन सब के ऊपर क्रोध करते हैं। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, अभी तो और भी। वृक्षाः खलु न केवलम वस्तूनि भवन्ति। वृक्ष जो है वह केवल वस्तु ही नहीं होते हैं। तेषु प्राणाः अपि भवन्ति, उन सब में प्राण भी होते हैं। इति न केवलम वैदिक विज्ञानम, ऐसा केवल वैदिक विज्ञान ही नहीं कहता, किंतु आधुनिकम वनस्पति विज्ञानम अपि प्रमाणयति। जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है, बायोलॉजी जिसे कहते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं, बोटनी, वनस्पति विज्ञान को। बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है, बोटनी होता होगा संभवतः वनस्पति विज्ञान। तो उसके अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है। जगदीश चंद्र बसु थे शायद, उन्होंने खोज की इसकी, कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। यद्यपि उनके लिए जो क्या कहते हैं उसको, स्नायु तंत्र नहीं होता है, तो उनको दर्द महसूस नहीं होता किसी भी चीज का, तो उनके हमारी तरह उनका शरीर नहीं होता है। प्राण तो होते हैं, ऑक्सीजन लेना और देना उनका भी काम है, भोजन करना कराना इत्यादि, ये सब उनका भी चलता रहता है। ऐसा प्रमाणित कर देते हैं। जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है वह भी इस चीज को प्रमाणित करता है। और हमारा वैदिक विज्ञान तो कहता ही है कि यह वृक्षों में भगवान का निवास है, वृक्षों में प्राण होते हैं। और जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया होगा वो तो जानते ही होंगे अच्छे प्रकार से। यद्यपि मनुष्यवत एतेषाम अक्षीणि अन्यानि अंगानि च न भवन्ति। यद्यपि मनुष्य के समान, वत मतलब के समान, उसके अनुसार, उस जैसा, तो मनुष्य जैसा, एतेषाम मतलब इनके, अक्षीणि मतलब आंखें, अन्यानि अंगानि अन्य प्रकार के अंग नहीं होते हैं, न भवन्ति। यद्यपि छेदने सदी एते मनुष्यवत अश्रूणि न त्यजन्ति। यद्यपि छेदने सति, जब हम इनमें छेद करते हैं ना, तो छेद होने पर, सति मतलब होने पर, एते इन सब में, इन वृक्षों में, मनुष्यवत मनुष्य के तरह,
अश्रु नहीं निकलते हैं, अश्रु मतलब आंसू नहीं निकलते हैं। तथापि एते कष्टम अनुभवन्ति, फिर भी इनको कष्ट तो होता ही है ना। इसीलिए वो सर जी वो आपका स्क्रीन हाँ बंद हो गया। नहीं खुला तो है, दिख तो रहा है। देखिए आपके यहीं कोई प्रॉब्लम हो, और सबको दिख रहा है। अभी खुल गया, बंद हो गया था। अच्छा ठीक है, और सबको दिख रहा है ना। जी दिख रहा। ठीक, हाँ कहाँ थे हम। हाँ कष्टम अनुभवन्ति, कष्ट अनुभव करते हैं। अतः वनस्पति, एक वो समाज भी है ना बिश्नोई वर्ग, एक अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने वृक्ष रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे कई महानुभाव हुए जिन्होंने वृक्षों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, और वृक्ष वाकई में वर्तमान में बहुत ही कीमती हैं, अमूल्य हैं। वृक्ष और जल ही तो हमारी रक्षा करेंगे भविष्य में। वृक्षो रक्षति रक्षितः, ऐसे भी वाक्य मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। फिर वनस्पति, इसलिए वनस्पति हिंसा अस्माकं प्राचीन शास्त्रे निषिद्धा अस्ति, इसलिए हमारे जो शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में वनस्पति हिंसा निषिद्ध है, मना की गई है कि भैया वृक्षों को मत काटिए। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति अस्माकं पूर्वजैः सघोषमुक्तमस्ति। विषवृक्षों का भी, जो विष का वृक्ष है उस वृक्ष का भी संवर्धन करिए। ठीक है, जब तक आपके पास समय है, जब तक आप जीवित हैं, तब तक उसको काटिए मत, उसको बढ़ाते रहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है। इतादृशेन वचनेन वृक्षच्छेदन प्रवृत्ति सर्वथा निषिद्धा वर्तते, इस प्रकार से ऐसे वचनों द्वारा वृक्षछेदन की जो प्रवृत्ति है वह सर्वथा निषिद्ध मानी गई है। आधुनिकाः अपि वृक्षच्छेदनं न प्रोत्साहन्ति, आधुनिक जो लोग हैं वह भी वृक्षछेदन के विरुद्ध हैं, उसका विरोध करते हैं कि वृक्षछेदन ना हो, वृक्ष का कटन ना हो, है ना। आधुनिकाः वृक्षच्छेदनं न प्रोत्साहन्ति, वनेषु उपवनेषु च अनावश्यकं वृक्षच्छेदनं शासनेन निषिद्धम् अस्ति। वनों में उपवनों में च अनावश्यक, वन और उपवनों में अनावश्यक वृक्ष छेदन जो है वह शासन के द्वारा निषिद्ध है, मना किया गया है। और एक जंगल है शायद यहाँ छत्तीसगढ़ का है या झारखंड का है, वहाँ अभी काटे जा रहे हैं। फिर कौन सा जंगल है, बड़ी प्रसिद्ध थी वहाँ घटना, हसदेव जंगल। हाँ हाँ हाँ, बड़ी दुख की घटना है भैया। अब ये जंगल काटते काटते समाप्त कर देंगे तो फिर भविष्य में हमारा भविष्य क्या होगा, है ना। तो अब थोड़ा हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, सरकार तो कभी नहीं हो पाएगी, और जितनी हो सकती है उतनी तो होगी। ठीक, अब अस्मिन् प्रसंगे अस्माकं प्राचीन परंपरायाम अपरा अपि काचन विशिष्टा सूक्तिः वर्तते, है ना। इसी प्रसंग में, अस्मिन् मतलब इसी, प्रसंगे मतलब प्रसंग में, अस्माकं मतलब हमारी प्राचीन परंपरायाम, प्राचीन परंपरा में, अपरा मतलब दूसरी, अपि मतलब भी, काचन मतलब कोई, का विशिष्टा मतलब विशिष्ट, फेमस, सूक्ति मतलब अच्छे प्रकार से बोली गई उक्ति प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत, पुष्प पुष्प को चुन लीजिए और मूल छेदन मत कीजिए, जड़ को मत काटिए, है ना। एतादृशीं सूक्तिं वयं जीवने अवतारयामः चेत वृक्षच्छेदनं न भविष्यति, इस प्रकार की सूक्ति को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वृक्ष छेदन नहीं होगा। भविष्यति मतलब होगा, न भविष्यति मतलब नहीं होगा। तेन पर्यावरणं संतुलितं स्वच्छं च स्थास्यति, उसके द्वारा जो पर्यावरण है वह भी संतुलित हो जाएगा और स्वच्छ भी हो जाएगा, है ना। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि हो रही हैं वह सब कंट्रोल में आ जाएंगी और पर्यावरण जो हमारा है वह स्वच्छ हो जाएगा। दिल्ली में जो हवाएं आप देख ही रहे होंगे, यमुना जी की क्या स्थिति है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई इत्यादि बड़े बड़े शहरों में। तो ऐसी दुर्लभ स्थितियां ना बने,
उसके लिए वृक्षों का रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। चलिए, कुछ इसमें सुभाषित भी दिए हैं, है ना। पहला सुभाषित क्या है? दशकूप समावापि दशवापि समो हृदः, दस हृदय समः पुत्रो दशस पुत्र समो द्रुमः। 10 कुएं के समान, कूप मतलब क्या होता है? कुआं। उस कुएं के समान एक वापी होती है। वापी मतलब बड़ा तालाब, है ना। 10 कूप समावापी और 10 वापी समो हृदः, उस 10 वापी के समान, तालाब के समान, बड़े तालाबों के समान एक हृदय होता है। और 10 हृदयों के समान एक पुत्र होता है। 10 हृदय समः पुत्रो, 10 हृदय के समान पुत्र होता है। और 10 पुत्र समो द्रुमः, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। पेड़ की कितनी महत्ता है, ये संभवतः मत्स्य पुराण का वाक्य है, जहाँ तक मुझे याद है। और मैं इस पर विशिष्ट नहीं कहूँगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है मत्स्य पुराण से ही लिया गया है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है कि 10 पुत्र समो द्रुमः, बहुत ही कीमते हैं द्रुम। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत, मालाकार इवारामे न यथांगारकारक। पुष्प पुष्प को चुन लीजिए, मूलच्छेदन मत करिए। और मालाकार इवारामे, ये जो है ना, आराम में आपके लिए जब अंगार कारक होता है, अंगार मतलब जो सूर्य है वह अपनी गर्मी बरसाने लगते हैं, उस समय आराम में यह आपको आरामदायक हो जाते हैं। आराम मतलब होता है वन। संस्कृत में आराम शब्द का क्या है? आरामः कल्पवृक्षाणाम। तो ये आराम का अर्थ यहाँ वन है। तो वन में जो वृक्ष हैं वो आपको जब अंगार कारक होगा सूर्य, तब आपके लिए छाया देने वाले होंगे। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। ठीक, ये जो वृक्ष हैं वह अन्यस्य, अन्य लोगों के लिए छायाम कुर्वन्ति, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं आतप में, मतलब आतप मतलब गर्मी में, स्वयं जो है गर्मी में पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, और दूसरे लोगों के लिए ठंडी व्यवस्था करते हैं, छाया देते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और फल भी किसके लिए? तो दूसरों के लिए। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, सत्पुरुष समान, सत्पुरुष व्यक्तियों के समान, सज्जन व्यक्तियों के समान, साधु व्यक्तियों के समान जो वृक्ष होते हैं, यानी अपना सर्वस्व दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं रहता। वृक्ष है, उनकी छाया होगी तो वह दूसरों के लिए, फल हैं तो दूसरों के लिए, टहनियाँ हैं तो दूसरों के लिए, डालियाँ हैं, शाखाएं हैं इत्यादि जो हैं वह सब दूसरों के लिए हैं। पत्ते हैं तो भी दूसरे के लिए, बकरी वगैरह खा लेती हैं उनको। तो ये सब चीज़ें दूसरों के लिए ही, अपने लिए कुछ भी नहीं है। संत पुरुष के समान उनका चरित्र होता है। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम, धर्मव्यथां वहति शीत भवाम रुजंच, यो देहमर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः, तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्ते, नमोस्तु। धत्ते मतलब धारण करते हैं, कुसुम पत्र फलावली नाम, जो कुसुम पत्र और फल की जो कड़ी है, उसको लाइन है, उसको अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे भरे रहते हैं। और धर्म, घर्म है शब्द, घर्म शब्द, घर्म व्यथा, है ना। जो घर्म है मतलब गर्मी की जो व्यथा है उसको दूर कर देते हैं। और शीत भवाम रुजंचा, अच्छे प्रकार की जो वायु है, शीत वायु है, ठंडी हवा है, उसको चला देते हैं रोगी के लिए।
यो देहमर्पयति चान्य सुखस्य हेतु, जो अपने दुख को, दुख नहीं, देह मतलब शरीर को अर्पित कर देते हैं अन्य सुख के लिए, अन्यस्य सुखस्य हेतु, अन्य व्यक्ति के सुख के लिए, हेतु हो मतलब उसके लिए, ऐसे तस्मै वदानि, ऐसे कहे गए हैं। कौन कहे गए हैं? तरु लोग, तरु मतलब वृक्ष, ऐसे वृक्षों के लिए हम प्रणाम करते हैं। नमोस्तु मतलब प्रणाम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह सब चीज समाप्त होती है। अब यह कुछ कार्य अभ्यास है आपका, इसको आप लोग करते रहिएगा।